जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुर्गा बनकर टहलका मचा दिया। बुखारा के चौराहे पर एक सुबह लोगों ने बेहद अजीब नजारा देखा। बाजार के बीचों बीच एक लाल पीली चादर ओढ़े आदमी, दोनों हाथ कमर पर रखे, गर्दन आगे बढ़ाए, दहाड़ मारकर बांग दे रहा था। कुकड़ूकू, कुकड़ूकू। पहले तो लोगों ने सोचा कोई नौटंकी है, पर जैसे ही उसने चादर उतारी और चेहरा दिखाया, भीड़ में हंगामा मच गया। अरे ये तो मुल्ला नसीरुद्दीन है। एक आदमी हंसते हुए बोला, क्या मुर्गा बन गए हो मुल्ला? दूसरा बोला, आज फिर कोई अजीब प्रयोग चला है क्या? मुल्ला बिना कुछ कहे सीना तान कर बोले, मैं सिर्फ मुर्गा नहीं हूं, मैं इस शहर की आत्मा की आवाज हूं। अब सबका दिमाग घूम गया। आत्मा की आवाज, वो भी एक मुर्गे की? मुल्ला गंभीरता से बोले, अगर तुम लोग मेरी बात समझोगे नहीं तो इस शहर पर भारी संकट आने वाला है। संकट की भविष्यवाणी कुछ दिन पहले ही शहर में एक नया आदमी आया था। नाम था हकीम अबरार उल जाफरी, जो खुद को जहन पढ़ने वाला बताता था। हर दिन नए नए दावे करता, मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूं, मैं जानता हूं कौन झूठ बोलता है, मैं बता सकता हूं कि किसके घर कल चोरी होगी। शहर वालों को शुरू में बड़ा मजा आया, लेकिन जल्द ही डर लगने लगा। एक दिन बाजार में हकीम ने आवाज लगाई, सलीम कश्मीरी की बीवी रात को किसी गैर मर्द से मिलने जाती है। लोगों ने ठहाका लगाया, लेकिन सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। एक औरत का सम्मान तार तार हो गया। दूसरे दिन हकीम ने ऐलान किया, वजीर के बेटे की परीक्षा में चोरी पकड़ी जाएगी। वजीर का सिर नीचा हुआ। हर दिन हकीम एक राज खोलता और शहर में एक नया तनाव पैदा हो जाता। मुल्ला का संदेह, मुल्ला को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो सोचने लगे, अगर ये आदमी सच में लोगों का मन पढ़ रहा है तो ये शांति क्यों नहीं फैला रहा? हर राज, हर बात एक बम की तरह फूट रहा है। एक रात वो हकीम के पीछे पीछे गए। हकीम किसी सुनसान गली में एक फकीर से मिल रहा था। तो आज का नाम दो, हकीम बोला। फकीर ने एक कागज पर कुछ लिखा और दिया। हकीम ने पैसों की थैली पकड़ा दी। मुल्ला की आंखें चौंधियां गईं। ओहो, ये मन नहीं पड़ता, बल्कि गुप्तचरों की मदद से लोगों के राज इकट्ठा करता है और फिर उनको तिल का ताड़ बनाकर पेश करता है। मुर्गा योजना का जन्म अगली सुबह मुल्ला एक मुर्गे की तरह सड़क पर आ गए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे ध्यान खींचने लगा। क्यों बना है तू मुर्गा मुल्ला? मुल्ला बोले, क्योंकि अब बांग देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। जब भी धोखा होगा मैं कुकड़ुकू करूंगा। लोगों ने फिर ठहाका लगाया, पर मुल्ला को पता था वक्त आने पर सब समझेंगे। हकीम का अगला शिकार हकीम ने अगली सभा में ऐलान किया, इस बार शहर का सबसे इज्जतदार आदमी, हमारा मजहबी इमाम, चोरी के इल्जाम में फंसने वाला है। भीड़ में सनसनी फैल गई। इमाम साहब तो जैसे जमीन में गड़ गए। तभी भीड़ से एक आवाज आई, कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। सभी पलटे। मुल्ला मुर्गा बने खड़े थे। हकीम बोला, यह क्या बदतमीजी है? मुल्ला बोले, जब मुर्गा बांग देता है मतलब सवेरा होने वाला है, सच सामने आने वाला है। हकीम गुस्से में चिल्लाया, मैं जानता हूं तुझे मेरी सच्चाई से जलन है। मुल्ला हंस पड़े, तो चलो एक खेल खेलते हैं। तू कहता है तू लोगों का मन पढ़ सकता है, तो फिर पढ़ो, मेरे दिल में क्या है अभी। हकीम थोड़ा झिझका, अगर बता दिया तो मान लेंगे तू सच में महान है। हकीम ने आंखें बंद की और कहा, तू मेरे खिलाफ षड्यंत्र सोच रहा है। मुल्ला ताली बजाकर बोले, गलत, मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही बात है, भुना हुआ मुर्गा गरम मसाले के साथ। भीड़ हंसी से लोटपोट। चालबाजी का पर्दाफाश। अगले ही दिन मुल्ला ने शहर के कुछ तेज तर्रार लड़कों को बुलाया और योजना बनाई। एक लड़का, जावेद, अगले दिन हकीम के पास गया और कहा, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती, कोई मंत्र दीजिए ताकि वो मुझे दोबारा चाहे। हकीम ने तुरंत कहा, तुम्हारी बीवी का नाम जरीना है, वो आज रात अपने मायके जा रही है। जावेद रोते हुए भाग गया, पर हकीम को नहीं पता था कि जावेद की बीवी का नाम लैला आरिला है और वो अपने मायके 3 महीने पहले बन जा चुकी है। बुखारा में गड़बड़ 3 और मामले इसी तरह उजागर किए गए और हर बार मुल्ला कुकड़ुकू करते हुए आते और हकीम को चुनौती देते। आखिरकार शहर के काजी ने सभा बुलाई। मुल्ला बोले, हुजूर, ये आदमी किसी जादूगर या पीर का वारिस नहीं,
ये एक गिरोह से जुड़ा है जो लोगों की बातें उनके घरों के नौकरों से, फकीरों से और मस्जिद के बाहर बैठे भिखारियों से सुनता है, फिर उसमें मिर्च मसाला डालकर भविष्यवाणी करता है। कहाजी ने पूछा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुल्ला मुस्कुराए, सबूत अभी दिखाता हूं। मुल्ला ने जेब से एक कागज निकाला, हकीम के घर से मिला, जिसमें 20 लोगों के नाम, उनके राज और गली मोहल्ले के फकीरों के नाम दर्ज थे। भीड़ भौचक्क। हकीम भागने लगा, लेकिन हबीब, मुल्ला का गधा, पहले से दरवाजे पर था। हबीब ने एक जोरदार लात मारी, हकीम धड़ाम से गिरा। मामला गरम। अब हकीम के गिरोह की तलाश शुरू हुई, लेकिन उनमें से कुछ पहले ही भाग चुके थे। मुल्ला ने सुझाव दिया, ऐसे झूठे जहन पढ़ने वालों से बचने के लिए शहर में हर हफ्ते एक सच्चाई सभा हो, जहां हर कोई खुलकर बोले और सब एक दूसरे को समझें। काजी साहब ने हामी भर दी। अब बुखारा में मुर्गा सभा होती थी, जहां लोग हंसते, बहस करते, पर किसी का राज बिना उसकी इजाजत के सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन एक शाम मुल्ला चुपचाप बैठे थे। फातिमा आई और बोली, तुम बहुत शांत क्यों हो आज? मुल्ला बोले, मुझे डर है। हकीम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि आज सुबह एक आदमी आया था सफेद कपड़ों में और बोला, अब जो मन नहीं पढ़ेगा उसकी आत्मा पढ़ी जाएगी। फातिमा चौंक गई। मतलब? मुल्ला ने धीरे से कहा, मतलब अगला खेल अब रूहों का है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने आत्मा पकड़ने वाले का सामना किया। बुखारा शहर में अभी तक जो हुआ था वह लोगों के लिए किसी तमाशे से कम न था। हकीम जाफरी का राज खुलना, उसका गिरोह भागना और मुल्ला नसीरुद्दीन का मुर्गा आंदोलन। लोग अब चैन की सांस लेने ही वाले थे कि एक नई सनसनी ने शहर को फिर हिला दिया। एक सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर एक सफेद लिबास में लिपटा आदमी आया। चेहरे पर झीनी दाढ़ी, आंखों में गहरी चमक और हाथ में एक तांबे की छड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर एक गोल चक्र बनाया, उसमें लाल गुलाब रखा और आंखें बंद कर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी वह बोला, मैं हूं सैयद फैजुल हसन। मैं आत्मा पढ़ता हूं, न मन न शरीर। मैं तुम्हारे भीतर छिपे डर, पाप और इरादे जानता हूं। लोग हक्के बक्के, तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो मेरे दायरे में आते ही बोलने लगता है। शहर फिर भय के साए में आ गया। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही दिन एक धनी व्यापारी जो चोरी छुपे रिश्वत देता था, उसकी दुकान पर फटे कपड़ों में बैठा रो रहा था। उसने मेरी आत्मा में से पाप निकाल दिया और अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, वो कहता रहा। लोगों को यह किसी जादू का असर लगने लगा। मुल्ला की दिलचस्पी और संशय मुल्ला को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले हकीम को देखा था, कैसे चालाकी से लोगों को डराकर अपने जाल में फंसाया गया था। लेकिन यह मामला कुछ अलग था। यह आदमी किसी से कुछ मांगता नहीं था, न दान, न दक्षिणा, न वाहवाही। बस बैठा रहता, किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो भी पास जाता लौटते समय रोता या मुस्कुराता जरूर। या तो यह सच्चा है या सबसे खतरनाक धोखेबाज है, मुल्ला ने कहा। फातिमा बोली, अगर यह आत्मा पढ़ सकता है तो तुम्हें क्या डर है? मुल्ला से, मुझे डर नहीं, पर जिज्ञासा जरूर है। कोई आत्मा पढ़े, यह तो वैसा ही है जैसे गधा उर्दू की गजल गाने लगे। पहली टक्कर मुल्ला दूसरे दिन सीधे सैयद फैजुल हसन के पास पहुंचे। लोग पहले से वहां थे, सबने देखा। जैसे ही मुल्ला चक्र के भीतर गए, सैयद ने आंखें खोली। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम एक विरोधी आत्मा हो। मुल्ला मुस्कुराए। मैं तो विरोध भी मुस्कुराकर करता हूं साहब। बताइए ना, मेरी आत्मा में क्या देख रहे हैं? सैयद कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, तुम सत्य के रक्षक हो, लेकिन अहंकार तुम्हारी आत्मा के चारों ओर धूंध बनकर बैठा है। भीड़ ओह कहकर रह गई। मुल्ला ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, और उस धुंध में अगर कोई ऊंट बैठा हो तो आप क्या करेंगे? सैयद ने उत्तर नहीं दिया। मुल्ला ने सिर झुकाया। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक मेरी आत्मा को थोड़ा वक्त दीजिए, वो खुद को सजाएगी। साजिश की बू मुल्ला के अंदर का जासूस फिर जाग उठा। यह आदमी चुपचाप बैठा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे लोगों पर हो रहा है। कोई दुखों से मुक्ति पा रहा है,
कोई डर से और भी गहरे जा रहा है। यह खेल मनोविज्ञान का है, लेकिन हेर फेर कहाँ है। तभी उन्हें खबर मिली, शहर के एक गुप्त कोठरी में रात में कुछ अजीब अनुष्ठान हो रहे हैं। जिन लोगों की आत्मा शुद्ध हो चुकी है वे रोज रात उस कोठरी में जा रहे हैं और लौटते समय उनका चेहरा जैसे किसी नींद में डूबा हो। एक साहसी योजना मुल्ला ने अपने पुराने मित्र हबीब गधा की मदद ली। हबीब के ऊपर एक संदूक बांधकर उन्होंने उसके अंदर एक छोटा आदमी छिपाया, शाहिद, जो नगर का सबसे चालाक लड़का था। तू उस कोठरी में जा और देख कि क्या हो रहा है, लेकिन याद रख, आवाज मत करना। वहां आत्मा नहीं, इंसान पकड़े जाते हैं। शाहिद कोठरी में गया और जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। रहस्य का खुलासा कोठरी में एक गुप्त समूह था जो कहता था, हम वही बनेंगे जो सैयद फैजुल हसन बताएगा। हमारी आत्मा अब उसकी है। अब हम सोचेंगे नहीं, बस चलेंगे उसी दिशा में जो वो कहे। और फिर एक नक्शा निकला। बुखारा के 4 कोने चिन्हित थे और हर कोने पर एक धनी परिवार का घर। इन घरों की संपत्ति अब हमारे हैं, आत्माओं को मुक्त करने का मूल्य है। शाहिद ने सब सुना और अगली सुबह मुल्ला को बताया। अंतिम चाल, मुल्ला ने सभा बुलाई। लोग जमा हुए, सैयद भी आया और मुल्ला ने सबके सामने पूछा, अगर आत्मा से बड़ा कुछ नहीं तो उसकी आजादी भी सबसे जरूरी होनी चाहिए। सैयद बोला, बिल्कुल। तो फिर क्यों लोग रात में तुम्हारी कोठरी में कैद हो जाते हैं? क्यों उन्हें आदेश दिए जाते हैं? क्यों उनके घर लूटने की योजना बनती है? भीड़ सन्न। मुल्ला ने शाहिद को बुलाया, जिसने सब बताया। फिर गधे हबीब की पीठ से वो नक्शा निकाला गया जिस पर सैयद की पूरी योजना दर्ज थी। लोगों की आंखें खुल गईं। सैयद कुछ बोलने ही वाला था कि हबीब ने फिर एक जोरदार लात मारी। सैयद धड़ाम से गिरा और साथ में गिरी उसकी तांबे की छड़ी, जो अंदर से खोखली निकली, जिसमें चरस और धूप का मिश्रण था, जिससे वह आत्मा शुद्धि की धुआंधार सभाएं करता था। समापन सैयद को शहर से निकाला गया। उसके अनुयायी लौट आए अपने होश में। काजी ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर शहर को बचाया। मुल्ला बोले, कभी कभी आत्मा की सफाई नहीं, दिमाग की झाड़ू जरूरी होती है। भीड़ हंसी से गूंज उठी। गधा हबीब सबसे आगे चल रहा था, जैसे कह रहा हो, हर चाल में मेरा भी हाथ होता है। जो लोग आत्मा के नाम पर तुम्हारा दिमाग पढ़ने आए, उनसे पहले अपना होश पढ़ लेना ज्यादा समझदारी है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने तोते वाले जादूगर की अक्ल ठिकाने लगाई, शहर के बीचों बीच एक नया तमाशा शुरू हुआ था। एक जादूगर का तमाशा। लंबा चौड़ा मंच, झिलमिल करते पर्दे और एक रंग बिरंगा तोता जो हर जादू की शुरुआत में चमत्कार चमत्कार चिल्लाता था। पूरे शहर में उस जादूगर की धूम थी। लोग कहते थे कि वह तोता कोई मामूली पक्षी नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्यों का पिटारा है। हर शाम जब जादूगर मंच पर आता, तोता उसके कंधे पर बैठकर भविष्यवाणी करता, सवालों के जवाब देता और यहां तक कि लोगों की चोरी हुई चीजों का भी सुराग बताता। और जादूगर, वह तो हर बार लोगों को चौंका देता। कभी हवा में उड़ता, कभी लोगों की घड़ी उनके जूते से निकालता। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब इस तमाशे की खबर मिली तो उन्होंने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, तोता है या तंत्र का ठग? और अपने गधे हबीब की पीठ थपथपाकर बोले, चलो जरा हम भी तमाशा देखें। अगर यह सच में चमत्कारी है तो मैं अपनी पगड़ी खा लूंगा। शाम को जब मुल्ला तमाशे में पहुंचे तो जादूगर अपने पूरे जलवे में था। मंच पर चटख रंगों की रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ का जोश। तोता अपने सोने के पिंजरे में बैठा बोल रहा था, आज जो सवाल पूछेगा उसे जवाब मिलेगा। मुल्ला ने एक कोने में खड़े होकर तमाशा देखा, सिर खुजलाया और बोले, हमसे रहा नहीं जा रहा, अब इस खेल का मजा लेंगे। जादूगर ने लोगों को आमंत्रित किया, जिसे अपनी किस्मत जाननी है वह तोते से सवाल करे। हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस 5 अशर्फियां चढ़ानी होंगी। एक औरत ने पूछा, मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया, कहां मिलेगा? तोता तुरंत बोला, बाएं हाथ वाले पड़ोसी की रसोई के पीछे। भीड़ में हल्ला मच गया, क्योंकि पड़ोसी की शक्ल भी वैसी ही थी जैसी तोते ने बताई थी। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और बोले, तोता है या पुलिस इंस्पेक्टर? फिर उन्होंने अपनी चाल चली।
मुल्ला मंच के पास गए और बोले, हे महान जादूगर, मेरा एक सवाल है, लेकिन अशरफियां नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा तोता जवाब दे पाया तो मैं उसे इनाम दूंगा, वरना तोता रहेगा मेरे साथ। तोता फड़फड़ाया और बोला, पूछो अपना सवाल। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बताओ, मेरे गधे हबीब ने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सन्नाटा छा गया। तोता चुप। जादूगर झेंप गया। मुल्ला ने टोका, क्या हुआ? नाश्ते की जानकारी नहीं? क्या ज्ञान का पिटारा खामोश हो गया? तोता चिचियाया, घास। मुल्ला ने ठहाका लगाया, गलत, उसने आज चने खाए थे, वो भी घी में भुने हुए, और ऊपर से एक नींबू चूसा। अब तोता हमारा हुआ। भीड़ हंस पड़ी। जादूगर ने घबराकर कहा, यह तो मजाक है, ऐसा सवाल तोता कैसे जाने? मुल्ला बोले, तो फिर यह तमाशा भी मजाक ही हुआ। जादूगर ने चिढ़कर कहा, ठीक है, एक और सवाल पूछ लो, अगर जवाब नहीं आया तो मैं मंच छोड़ दूंगा। मुल्ला ने आंख मिचकाकर कहा, सवाल तो अब आएगा, बताओ, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? तोता बौखला गया। 1000? नहीं, 10,000 या शायद 50। मुल्ला ने कहा, गलत जवाब, और अब गिनकर दिखाओ। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। जादूगर गुस्से से तमतमा गया, पर कुछ कह नहीं सका। मुल्ला ने मंच पर जाकर तोते को देखा, फिर धीरे से उसकी ओर झुके और बोले, इतना बड़ा ढोंग मत कर बेटा, तुझसे ज्यादा होशियार तो मेरी मिर्ची चबाने वाली बकरी है। तोता चुप। पहली बार। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अगली सुबह जादूगर ने ऐलान किया, कल रात मेरे तोते को चुराने की कोशिश की गई। कोई है जो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन अब मेरे पास नया जादू है। जो भी मेरे मंच पर आएगा उसका राज सबके सामने खोल दूंगा। मुल्ला को जैसे चैलेंज मिल गया हो। अगली शाम मुल्ला फिर मंच पर पहुंचे, इस बार गधे हबीब के साथ नहीं, बल्कि एक पिटारे के साथ। मंच पर पहुंचते ही बोले, अगर तुम्हारे पास जादू है तो मेरे इस पिटारे का रहस्य खोलो, बता दो इसमें क्या है। जादूगर मुस्कुराया, तोते को घूरा और बोला, बोलो, इस पिटारे में क्या है? तोता बोला, हीरा है, बेशकीमती हीरा। मुल्ला ने तुरंत पिटारा खोला। उसमें एक बकरी निकली, जिसने निकलते ही तोते की तरफ थूका। भीड़ हंसी से पागल हो गई। मुल्ला बोले, यह है मेरी मिर्ची चबाने वाली बकरी, और तोता साहब, अब तुम तय करो किसे मंच से निकालना चाहिए। जादूगर शर्मिंदा, तोता गूंगा, और मुल्ला की चालाकी सबके सामने। तोते की वापसी और मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे खतरनाक चाल। तोते की बेइज्जती और जादूगर की हार शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। हर नुक्कड़, हर चाय खाने पर लोग उसी घटना का जिक्र करते। क्या चाल चली थी मुल्ला ने? और वो बकरी, वाह क्या एंट्री मारी। जादूगर तोते समेत गुमसुम बैठा रह गया, पर जादूगर ने हार नहीं मानी। 3 दिन तक उसने तमाशा नहीं किया। चौथे दिन शहर के बीचों बीच उसने नया पोस्टर लगवाया, अब होगा असली तमाशा, नसीरुद्दीन के रहस्यों का खुलासा, सिर्फ आज शाम। पोस्टर में एक लाल सर्कल में मुल्ला की तस्वीर बनाई गई थी और नीचे लिखा था, क्या नसीरुद्दीन वाकई बुद्धिमान है या बस चालाक ठग? बात सीधे सीधे मुल्ला को ललकारने वाली थी। जब मुल्ला ने पोस्टर देखा तो वे मुस्कुराए, मूंछों पर ताव दिया और बोले, तोते को नहीं, अब जादूगर को पिंजरे में डालने का समय आ गया है। शाम हुई। पूरा शहर फिर जमा हो गया। मंच पर जादूगर पूरी सज धज में था। उसके पास एक नया बड़ा पिंजरा था, काले कपड़े से ढंका हुआ। उसके भीतर कुछ हलचल थी, शायद कोई नया रहस्य। मंच के बीचों बीच जादूगर ने नारा दिया, आज नसीरुद्दीन की सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। उनके गधे, उनके सवाल और उनके जाल, सबका पर्दाफाश होगा। मुल्ला शांतिपूर्वक दर्शकों के बीच बैठे थे, मुंह में मिश्री डालते हुए। जादूगर ने मंच से उन्हें बुलाया, अगर आपके पास सच है तो मंच पर आइए। मुल्ला खड़े हुए, सीधा मंच की ओर बढ़े। दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। जादूगर ने कहा, मुल्ला साहब, इस बार कोई बकरी नहीं, कोई गधा नहीं, बस एक सवाल और जवाब देना होगा। अगर झूठ पकड़ा गया तो आप मंच छोड़ देंगे, हमेशा के लिए। मुल्ला बोले, शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारे जवाबों की भी परीक्षा होगी। इस बार मैं सवाल करूंगा और जवाब देगा वो जो तुमने इस पिंजरे में छुपा रखा है। जादूगर के चेहरे पर परेशानी छा गई। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, इस पिंजरे में क्या है किसी को नहीं पता, और यही मेरा सवाल है, क्या तुम जानते हो इसमें क्या है? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा,
बिल्कुल जानता हूं, इसमें है सत्य का दर्पण। जो भी इसे देखेगा उसका असली चेहरा और मंशा सामने आ जाएगी। भीड़ में सनसनी फैल गई। मुल्ला बोले, तो फिर सबसे पहले आप ही देखिए। आईना तो पहले जादूगर को देखना चाहिए। जादूगर थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से आगे बढ़ा, कपड़ा हटाया और अंदर झांका। एक पल के लिए वह ठिठका, फिर उसकी आंखें फैल गईं। भीड़ चिल्लाई, क्या देखा आपने? जादूगर ने जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने धीरे से कहा, आपने जो देखा वो मैंने रखवाया था। पिंजरे में कोई दर्पण नहीं, बस एक शरारती तोता है जो सत्य का दर्पण कहकर लोगों की नकल करता है। और अभी उसने आपकी ही आवाज में कहा, मैं झूठा हूं। जादूगर स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने कपड़ा हटाया और भीड़ को तोता दिखाया जो दोहराता जा रहा था, मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं। भीड़ हंसी से गूंज उठी। मुल्ला बोले, सच एक दर्पण नहीं होता जो किसी और को दिखाओ, वह एक आईना है जो पहले खुद को देखना सिखाता है। जादूगर घबराया, पसीना पसीना हुआ और मंच से भाग खड़ा हुआ। तोता वहीं बैठा रहा, अब चुप। मुल्ला ने उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा, अब तू भी थोड़ा सच बोलना सीख ले। हर तमाशा बुद्धिमत्ता से नहीं, सच्चाई से जीता जाता है। भीड़ ने तालियों से आसमान गूंजा दिया। उस दिन से जादूगर और उसका तोता कभी शहर में नहीं दिखे। और मुल्ला, वो फिर एक गली में अपने गधे हबीब के साथ मस्ती से चलते दिखे, कहते हुए, तोते का तमाशा तो बंद हो गया, अब चलो हबीब, तेरे कानों की सफाई करें। कहीं तू भी भविष्य बताने न लग जाए। बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। जो सत्य को आईने की तरह दूसरों को दिखाना चाहता है, उसे पहले खुद उसमें झांकना आना चाहिए। अगली कहानी। जब मुल्ला ने अपनी बीवी के गहने गधे के नाम कर दिए। शहर बुखारा में एक से बढ़कर एक किस्सा गोई होती थी। कभी वजीर के घोड़े की चोरी, तो कभी सूफियों की बहस में बकरियों का जिक्र। लेकिन उस हफ्ते सबसे दिलचस्प बात जो पूरे शहर में गूंज रही थी, वो थी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बीवी के गहने गधे के नाम कर दिए। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ यही चर्चा। क्या गहने गधे के नाम? क्या पागलपन है ये? नसीरुद्दीन है, इससे कुछ भी मुमकिन है। अब आप सोचेंगे ये कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां गहनों की बात नहीं, बल्कि शिकवे की शुरुआत हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी फातिमा बेहद सजी धजी स्त्री थीं। गहनों का उन्हें शौक था और हर 2 हफ्ते में एक नई चीज की फरमाइश होती थी। इस बार हरे पत्थर वाली नथ, अगली बार मोती जड़े झुमके, और फिर सोने की कमरबंद जो जुबैदा की भाभी पहनती है। मुल्ला हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टालते, लेकिन इस बार बात बिगड़ गई थी। फातिमा ने अल्टीमेटम दे दिया, या तो इस महीने गहनों का नया सेट लाओ या मैं अब्बू के घर चली जाऊंगी। मुल्ला ने गहराई से सोचा, दाढ़ी खुजाई, गधे हबीब की तरफ देखा जो पास बैठा खा रहा था, और बोले, तू ही बता हबीब, गहनों से झगड़ा कैसे मिटे? हबीब ने मुंडी हिलाई। वो हमेशा हिलाता था, बात समझे या न समझे। लेकिन उस दिन मुल्ला के दिमाग में बिजली कड़क गई। उन्होंने उछलकर कहा, समाधान मिल गया, गहने भी रहेंगे, शांति भी बनी रहेगी और गधा भी खुश रहेगा। फातिमा को तो गहनों की दरकार थी, सो मुल्ला अगले ही दिन शहर के सुनार के पास पहुंचे। एक शानदार सेठ बनाइए, सोने का हार, झुमके, नथ, बाजूबंद, कमरबंद, सब कुछ। सुनार ने चौंक कर पूछा, किसके लिए बनवाना है हजरत? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मेरे गधे हबीब के लिए। सुनार की आंखें फैल गईं। क्या गधे के लिए? हां, मुल्ला बोले, अब वो सिर्फ सवारी का साधन नहीं, परिवार का हिस्सा है, जो खाने में शामिल हो, घूमने में साथ हो और झगड़ों के बीच सलाह दे।
वो वारिस न हुआ तो क्या हुआ? सुनार को लगा शायद गर्मी ज्यादा चढ़ गई है, लेकिन अशरफियां असली थीं, सो बात बन गई। 3 दिन बाद पूरा सेट तैयार था, झिलमिल करता, चमचमाता, जैसा कोई नवाब की बेगम भी देखे तो जल जाए। मुल्ला ने गहने उठाए, गधे को अच्छे से नहलाया, उस पर इत्र छिड़का, गहने पहनाए और शहर में जुलूस की तरह निकल पड़े। लोगों की आंखें फटी की फटी। ये क्या है? मुल्ला का गधा गहनों से लदा हुआ? कहीं शादी तो नहीं करवा रहे गधे की? मुल्ला पूरे आत्मविश्वास से बोले, आज से ये गहने इसके नाम, और हां, कोई सवाल न करे, ये पारिवारिक निर्णय है। शाम होते ही बात फातिमा तक पहुंची। वो तमतमाती हुई दौड़ती आईं। तुमने मेरे गहने गधे को पहना दिए? मुल्ला बोले, नहीं, तुम्हारे गहने नहीं, तुम्हारे गहनों का नया संस्करण। अब ये गहने हबीब के नाम हैं। जब तुम नाराज होकर अब्बू के घर चली जाओ, तब गहने सुरक्षित रहें, क्योंकि गधे को कोई तलाक नहीं देता। फातिमा भौंचक, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मुल्ला गंभीरता से बोले, तुमने ही तो कहा था गहने तुम्हारे हैं, कोई छुए तो देख लेना। तो मैंने सोचा कोई न छुए तो इन्हें उस पर डाल दूं जो इन्हें पहनकर भी कुछ नहीं बोलेगा। भीड़ ठहाके मार रही थी, लेकिन फातिमा खामोश। अगले दिन मामला कहाजी तक पहुंच गया। कहाजी ने माथा पकड़ लिया। यह कैसी हरकत है मुल्ला? हुजूर, मुल्ला बोले, मैंने बीवी से वादा किया था कि गहने लाऊंगा। लाया? उसने यह नहीं कहा था कि किसे पहनाऊंगा। काजी भौचक्का। भीड़ में लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। काजी ने कहा, पर अब इन गहनों का क्या? मुल्ला ने तुरंत कागज निकाला। यह रहा दस्तावेज। मैं नसीरुद्दीन इन गहनों को अपने गधे हबीब के नाम करता हूं, परंतु जब भी वह स्वेच्छा से इन्हें किसी महिला को उपहार देना चाहे तो उसे पूरा अधिकार है। काजी ने हैरानी से पूछा, और गधा कैसे तय करेगा? मुल्ला बोले, जो उसे सबसे ज्यादा हरा धनिया खिलाएगा वही जीतेगा उसका दिल। गधा बहुत भावुक है। अब पूरा शहर हंसी से गूंज गया। फातिमा ने सिर पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूं, अब इस गहनों के तमाशे को खत्म करो। मुल्ला मुस्कुराए, बस यही तो चाहता था, तुम मन से मानो और कोई गहना तुम्हें दुखी न करे। गहने वापस आए। गधे ने चैन की सांस ली। पर कहानी यही नहीं खत्म होती। 3 दिन बाद शहर में एक चिट्ठी बांटी गई। हबीब अब अपनी विरासत को लेकर न्यायालय जा रहा है। उसे लगता है कि वो सिर्फ सवारी नहीं, उत्तराधिकारी है। मुल्ला ने चिट्ठी पढ़ी, गधे को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, लगता है अब अगला झगड़ा अदालत में होगा और मेरा वकील भी गधा ही होगा। जब गधे ने अदालत में मुल्ला के खिलाफ केस कर दिया, बुखारा की अदालत में उस सुबह कुछ अजीब सा माहौल था। आमतौर पर वहां चोरी झपट, जमीन जायदाद, झगड़े फसाद के मामले सुने जाते थे, पर आज मामला था गधे की विरासत का। हां, आपने सही सुना। मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे हबीब की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि मुल्ला ने गहनों का कानूनी हस्तांतरण उसके नाम किया है, अब वह गधा न सिर्फ वारिस है, बल्कि उसे अपनी संपत्ति की रक्षा और सम्मान का भी अधिकार है। काजी साहब गुस्से और उलझन में चिल्लाए, ये अदालत है या कोई तमाशा? गधा अब याचिका दायर करेगा। एक तरफ मुल्ला खड़े थे, दूसरी ओर एक लड़का हबीब को नहलाकर सजाकर अदालत में घुसेड़ रहा था। गले में पटका, पीठ पर दस्तावेज का थैला और मुंह में हरी धनिये की टहनी। हबीब वाकई किसी नवाब से कम नहीं लग रहा था। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, यह कोई मजाक नहीं। जब मालिक नाम करता है तो जानवर भी मालिकाना हक रखता है। यह तो शरीयत का भी हिस्सा है। अमानत का हक उसके असली वारिस को मिलना चाहिए। काजी भौचक्क। उन्होंने सोचा कि अब यह मामला कैसे सुलझाया जाए। तभी शहर का मशहूर वकील हुसैन मियां आगे बढ़ा और बोला,
मैं हबीब की तरफ से वकालत करता हूं। गधे की तरफ से? काजी गरजे। हुसैन मियां बोले, मुल्ला ने बाकायदा दस्तावेज में लिखा है कि ये गहने हबीब के हैं। अब जब गहनों की मालकिन बनने की होड़ बीवी और बकरी के बीच लग चुकी है तो न्यायालय ही फैसला करेगा। भीड़ ठहाकों में डूब चुकी थी। अदालत की दीवारों ने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था। मुल्ला ने तर्क रखा, मैंने गहने इसलिए गधे के नाम किए ताकि कोई न कहे कि गहने छीन लिए, पर अब जब सब कह रहे हैं कि हबीब का हक है तो मैं उससे ही पूछूंगा कि वो किसे ये गहने देना चाहता है। सवाल यह उठता था, गधा कैसे बताएगा? मुल्ला ने योजना पहले ही बना ली थी। उन्होंने 2 थाल मंगवाए, एक में हरा धनिया और फातिमा की तस्वीर, दूसरे में वही धनिया और उनकी बकरी फुली की तस्वीर। जिसे हबीब चुन ले वही गहनों का असली हकदार। हबीब थालों के पास लाया गया। सबकी निगाहें उस पर थीं। पहले वह दोनों थालों को सूंघा, फिर अचानक उसने बकरी की तस्वीर वाला धनिया चुना। भीड़ में सनसनी। फातिमा तो खड़ी की खड़ी रह गईं। मुल्ला मुस्कुराए, देखा, गधा भी जानता है कि शांत जीवन में गहनों से ज्यादा घास का महत्व है। फातिमा गुस्से में तमतमाकर चिल्लाईं, तुम मुझे बकरी से हार दिलवा रहे हो? मुल्ला शांति से बोले, हार नहीं, सम्मान दिला रहा हूं। अब अगर तुम चाहो तो गहनों की असली मालकिन बन सकती हो, लेकिन शर्त एक है। क्या? उसने झल्लाकर पूछा। तुम्हें हबीब को रोजाना प्यार से हरा धनिया खिलाना होगा, उसके कान नहीं खींचोगी, और सबसे जरूरी बात, गहनों को जिम्मेदारी समझोगी, गुस्से का हथियार नहीं बनाओगी। फातिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, गहने भी चाहिए और गधा भी, आखिर वो मेरा हबीब है। मुल्ला ने ताली बजाई। बस यही तो समझाना था, रिश्ते गहनों से नहीं भरोसे से चमकते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, गहने फातिमा को सौंपे जाएंगे, बशर्ते वे हबीब की देखभाल करें और किसी भी हाल में हबीब की इच्छा का अपमान न करें। हबीब की पीठ थपथपाई गई। गहने वापस फातिमा के पास पहुंचे। बकरी फुली को भी एक बड़ा हरा धनिया का गुच्छा इनाम में मिला। मुल्ला और फातिमा दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले और हबीब गर्व से चलते हुए सबसे आगे। संपत्ति का मूल्य तब तक नहीं जब तक उसमें रिश्ते की समझ न हो, और कभी कभी एक गधा भी वह सिखा सकता है जो इंसान नहीं समझा पाते, सहनशीलता, संतुलन और सम्मान। अगली कहानी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनाज मंडी में तहलका मचा दिया। शहर का सबसे चहल पहल वाला इलाका था अनाज मंडी। सुबह होते ही हर दिशा से बैलगाड़ियां, ऊंट गाड़ियां और सैकड़ों व्यापारियों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती। चना, गेहूं, मसाले, कपड़ा, जो जो चीज सोची जा सके वहां बिकती थी। और इसी मंडी में एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सारा शहर हिल गया, और उस उथल पुथल के केंद्र में था मुल्ला नसीरुद्दीन। शुरुआत कुछ ऐसी हुई। एक सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी गधे हबीब के साथ मंडी पहुंचे। उनकी दाढ़ी बिखरी थी, पगड़ी थोड़ी टेढ़ी, और चेहरे पर वही पुरानी मासूम लेकिन चालाक मुस्कान। हाथ में एक छोटी थैली थी जिसमें बस कुछ सिक्के खनखनाते थे। हबीब, मुल्ला ने गधे से कहा, आज कुछ अलग करना है। इतने दिनों से मंडी में वही बिकता आ रहा है, चना, मसाला, झूठ और दिखावा। आज हम बेचेंगे समझदारी। गधा आंखें झपका कर रह गया। मंडी में नई दुकान मुल्ला ने बीच मंडी में एक कम्मा में चटाई बिछाई। उसके ऊपर लकड़ी की डिब्बी रखी जिसमें एक पुराना आईना था, एक नीली किताब और 3 अखरोट। ऊपर एक बोर्ड टांग दिया, असली समझदारी, एक तांबे का सिक्का। पास खड़े एक व्यापारी ने पूछा, मुल्ला, ये क्या तमाशा है? मुल्ला बोले, तमाशा नहीं, व्यापार है। तुम लोग गेहूं बेचते हो, मैं बुद्धि बेचता हूं। हंसी की लहर दौड़ गई। पहला ग्राहक एक नौजवान व्यापारी आया। पान चबाते हुए बोला, लो भाई, दे दो एक सिक्के की समझदारी। मुल्ला ने उसे आईना पकड़ा दिया। हर सुबह खुद को देखो, जो झूठ तुम्हारे चेहरे पर दिखे दिन भर मत बोलो, ये रही तुम्हारी पहली समझदारी। भीड़ ठहाका मार के हंसी।
लेकिन वो व्यापारी एकदम चुप हो गया और चुपचाप चला गया। एक के बाद एक फिर तो भीड़ उमड़ पड़ी। एक बूढ़ा बनिया आया, रोज अपने लड़के को कोसता था। मुल्ला ने उसे एक अखरोट देकर कहा, इसका स्वाद चखो, फिर बेटे को गाली देना। जितनी कड़वाहट इसमें है उससे कम हो तो चुप रहना। एक सुहागन आई जो अपने पति पर शक करती थी। मुल्ला ने किताब थमाई, हर उस शब्द को पढ़ो जो विश्वास से जुड़ा है, फिर शक करना। धीरे धीरे मंडी के लोग महसूस करने लगे कि इन बातों में कुछ असर है, और वो भी एक सिक्के में। मुसीबत की आहट, लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो मंडी के पुराने चालाक व्यापारी जमीला सेठ, मुबारक मियां और फकीर चंद, इन पर पड़ा। तीनों की एक मिली भगत थी। वो दाल में कंकड़ मिलाते, मसालों में धूल और तराजू में लोहे की कीलें। अब जब लोगों में समझदारी आ रही थी तो धंधा मंदा होने लगा। तीनों ने मुल्ला से पूछा, तुम क्या बेच रहे हो? बुद्धि, लेकिन आजकल वो सस्ती मिल रही है, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। और उसका असर? भूलना नहीं, जब समझदारी सस्ती हो जाए तो बेईमानी महंगी लगने लगती है। तीनों के माथे पर पसीना आ गया। एक खतरनाक योजना तीनों ने योजना बनाई। अगर मुल्ला की दुकान बंद हो गई तो हमारा धंधा फिर से चमकेगा। तो एक दिन सुबह जब मंडी खुली, मुल्ला की चटाई गायब थी, आईना टूट चुका था, किताब जला दी गई थी और अखरोट को तोते खा गए थे। जनता का रोष लोगों को जब पता चला तो अफरा तफरी मच गई। एक औरत चिल्लाई, मैंने अपने बेटे को पहली बार गले लगाया था उस समझदारी की वजह से। एक बूढ़ा किसान बोला, मैंने पहली बार बिना गाली दिए व्यापार किया। अब सबने मांग की, मुल्ला वापस लाओ, समझदारी वापस लाओ। मुल्ला की वापसी 3 दिन बाद एक ऊंट गाड़ी मंडी में आई। ऊपर एक बड़ा डिब्बा था जिस पर लिखा था, बुद्धि अब थोक में मिलेगी। मुल्ला गाड़ी से उतरे, पगड़ी चमचमाती, हाथ में तख्ती, 3 सिक्के में 3 सलाह, और मुफ्त में बेनकाब करेंगे बेईमानों को। लोग दौड़ पड़े। बेनकाब करने का खेल, मुल्ला ने एक नया खेल शुरू किया। जिसको शक हो कि उसे ठगा गया है वो आओ और हम बताएंगे किसने ठगा। लोग आने लगे, नाम बताने लगे, और मुल्ला आंखें बंद करके बोलने लगे, तुम्हारे मसाले में घी की खुशबू नहीं, क्योंकि उसमें घी नहीं, मुबारक मियां की दुकान से लिया। तुम्हारे गेहूं में कंकड़ ज्यादा, दाने कम, फकीर चंद के तराजू से। सब चौंक गए। मुल्ला कैसे जानता है? मुल्ला की चाल दरअसल, जब मंडी में हड़कंप मचा था, मुल्ला ने हबीब को व्यापारियों की दुकानों पर भेजा था। उसकी पीठ पर छोटा सा झोला था जिसमें वो हर दुकान से एक छोटा सैंपल लाता। मुल्ला ने वो सब इकट्ठा कर 3 दिन में जांच की, कंकड़ तौले, मसाले छाने, तेल चखा, और अब वो हर ग्राहक को बताए जा रहे थे तथ्यों के आधार पर, लेकिन आवाज ऐसी जैसे आसमान से सूचना आई हो। झटका और पलटवार, तीनों व्यापारियों की दुकान खाली होने लगी। जनता का भरोसा डगमगाने लगा। तब उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई। शहर के काजी साहब के पास जाकर बोले, मुल्ला झूठे हैं, वो गधे के जरिए दुकान चलाते हैं, उनकी सलाह में तर्क नहीं तमाशा है, उन्हें रोका जाए। काजी ने बुलावा भेजा। काजी के सामने न्याय मुल्ला काजी साहब के सामने पहुंचे, गधे के साथ। काजी ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम लोगों को सलाह देते हो बिना किसी प्रमाण के? मुल्ला बोले, सिर्फ सलाह ही नहीं, प्रमाण भी है, लेकिन प्रमाण आवाज नहीं करता, समझदार समझ लेते हैं। फिर भी कोई ठोस आधार? मुल्ला ने हबीब के झोले से सैंपल निकाले, हर सामान के साथ दुकानदार का नाम। ये देखिए, ये व्यापारियों की ईमानदारी का प्रमाण है। काजी बोले, तुम्हारी समझदारी मंडी से ज्यादा अदालत में काम आ सकती है। मुल्ला की प्रतिक्रिया, मुल्ला बोले, मंडी में हर चीज तौल कर बिकती है, सिर्फ समझदारी नहीं, और जब तक वो बिकती रहेगी लोग धोखा खाते रहेंगे। मैंने बेईमानी को तौला और जवाब दिया। अब आप कहिए, क्या वो अपराध है?
भीड़ ताली बजाने लगी और फिर अब शहर के चारों तरफ सिर्फ एक नारा गूंजता था, जिसे चाहिए समझदारी वो मुल्ला की दुकान पर आए। और तीनों व्यापारी अब दिन भर चुपचाप मुल्ला के पास बैठते, हर ग्राहक से कहते, पहले ये सुन लो फिर हमारे पास आना। गधे हबीब की पीठ पर अब आईना भी था, किताब भी और अखरोटों की थैली भी। जब मुल्ला ने मंडी के 3 सबसे चालाक व्यापारियों को बना दिया अपना ग्राहक और गधे को बना दिया अब शहर की मंडी में जो नजारा था वह किसी तमाशे से कम नहीं था। एक और 3 बड़े व्यापारी मुबारक मियां, जमीला सेठ और फकीर चंद, जो कभी मंडी के बादशाह माने जाते थे, अब मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान के सामने चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते थे। हर आने जाने वाले से कहते, पहले समझदारी खरीदो फिर माल खरीदना। और दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे हबीब के साथ, जिसे अब सब मुख्य सलाह अधिकारी यानी सीईओ कहते थे, बड़ी शान से बैठा लोगों को समझदारी बेच रहा था। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गधे की तरक्की और जनता की हैरानी। मुल्ला ने एक दिन मंडी के बीचों बीच एक छोटी सी कुर्सी रखी, उस पर बिठाया हबीब को, चारों ओर माला डाल दी गई और एक कागज टांगा गया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ओंतवा गधा हबीब बाबा। लोग हंसी से लोटपोट हो गए, पर अगले ही पल मुल्ला ने ऐलान कर दिया, आज से मंडी में हर शिकायत, हर फरेब, हर चालबाजी की सुनवाई हबीब के दरबार में होगी। जो बेईमानी करे उसकी सजा तय करेगा गधा। लोगों को लगा ये नया मजाक है, पर 2 ही दिन में सबकी बोलती बंद हो गई। पहला केस, वजन में धांधली एक महिला किसान सुमित्रा आई। उसकी शिकायत थी कि मुबारक मियां ने उसे 2 किलो के बदले 1.25 किलो ही गेहूं दिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, चलो चलो सीईओ के पास। हबीब को बिस्किट खिलाए गए, फिर उसकी पूंछ में एक रिबन बांधा गया और कहा गया, अगर हबीब ने पूंछ दाईं तरफ हिलाई तो मुबारक मियां दोषी, अगर बाईं तरफ तो निर्दोष। हबीब ने पूंछ पहले सीधी रखी, सब सन्न। फिर एक जोर की हिचकी आई और पूंछ दाईं तरफ। लोग चिल्लाए, मुबारक मियां दोषी। मुल्ला बोले, तो लो अब मुबारक मियां को सजा। हर ग्राहक को 1 किलो मुफ्त गेहूं देना होगा और हर मुफ्त पैकेट पर लिखा होगा सीईओ द्वारा अनुमोदित। व्यापारियों की समझदारी में बदलाव। पहले तो मुबारक मियां, जमीला सेठ और फकीर चंद इस नाटक से चिढ़े हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि लोग अब उनकी दुकान पर हबीब का सर्टिफिकेट देखकर आ रहे हैं, तब उन्होंने दिमाग बदला। अब उन्होंने मुल्ला से सलाह लेनी शुरू की। मुल्ला साहब, अब हम भी समझदारी बेचना चाहते हैं। मुल्ला बोले, बेचो, लेकिन शर्तें हैं। क्या शर्तें? हर ग्राहक को एक सवाल पूछो, तुम्हें जो चाहिए वो दाम में सस्ता चाहिए या दिमाग में? अगर वह दिमाग कहे तो पहले मेरी दुकान भेजो, फिर माल दो। अगर दाम कहे तो खुद तय करो कि बेईमानी करनी है या नहीं। तीनों बोले, बात तो गहरी है। मंडी का कायाकल्प। अब मंडी बदली बदली सी लगने लगी। हर दुकान पर हबीब का फोटो टंगा था, नीचे लिखा था, इस दुकान को गधे ने प्रमाणित किया है, इसलिए यहां बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। हबीब अब रोज सैर पर निकलता, दुकानों का निरीक्षण करता और कभी कभी किसी दुकानदार के तंबाकू के डब्बे पर थूक देता। लोग समझ जाते दुकान का माल खराब है। एक दिन मुल्ला ने हबीब के लिए एक छोटा सा छाता भी बनवाया। अब ये वीआईपी है, धूप में नहीं निकलेगा। अचानक हुआ कुछ चौंकाने वाला। एक दोपहर, जब मंडी में सब कुछ सामान्य था, एक नई दुकान खुली, बड़ी सी, चमचमाती। अंदर एक नवाब जैसे सज धज वाला आदमी बैठा था। बोर्ड पर लिखा था, हमसे लो सलाह, मुल्ला से 2 गुनी कीमत पर लेकिन 3 गुना स्वाद। नाम था समझदारी एक्सप्रेस। तेज, चमकदार, असरदार। लोग खींचने लगे। पहले दिन ही 10 ग्राहक वहां चले गए। मुल्ला मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। हबीब भी सिर हिलाता रहा।
झूठ की चमक और सच्चाई की ठोकर नई दुकान वाला, जिसका नाम था नवाब सलीम, एक चालाक व्यापारी था। उसने ढोंगी सलाहों के बड़े बड़े पोस्टर बनवाए। अपने दुश्मन से कैसे बचें 5 सिक्कों में, पड़ोसी की आंखों में जलन कैसे जगाएं सिर्फ 7 सिक्के में, बिना मेहनत के अमीर बनने की 3 तरकीबें मुफ्त सुझाव। लोगों को मजा आया, हंसी भी आई, लेकिन कुछ ही दिनों में असर उलटा पड़ने लगा। एक आदमी जिसने दुश्मन से बचने की सलाह ली थी, गलती से अपने साले से लड़ बैठा। एक महिला जिसने जलन जगाने की तरकीब अपनाई, खुद तलाक की दहलीज पर पहुंच गई। और जो अमीर बनने के सपने ले रहे थे, उनके सिक्के पहले ही फिसल चुके थे। मुल्ला का आखिरी वार। अब मुल्ला ने आखिरी चाल चली। उसने मंडी के बीचों बीच एक मंच बनवाया। आमंत्रण दिया गया, आज रात मंडी का सबसे बड़ा मुकाबला, समझदारी बनाम चालाकी। नवाब सलीम भी आया अपनी तमाम चकाचौंध के साथ। मुल्ला ने सिर्फ एक बात कही, समझदारी वो नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर करे, समझदारी वो है जो तुम्हें खुद से मिलने दे। अब जनता तय करे किसकी सलाह में दिल है और किसकी में दिखावा। हबीब ने मंच पर आकर पूंछ घुमाई और चुपचाप नवाब सलीम की ओर मुंह फेर लिया। भीड़ चिल्लाई, समझदारी जीत गई। अंतिम दृश्य, नवाब सलीम ने दुकान बंद की और शहर छोड़ दिया। मुबारक मियां, फकीर चंद और जमीला सेठ अब मुल्ला के सच्चे शागिर्द बन गए। मंडी में अब एक नया नियम था, हर सौदे से पहले एक सलाह जरूरी। मुल्ला ने दुकान हबीब के हवाले कर दी। अब तू ही सीईओ है, तू ही सलाहकार और तू ही मंडी का न्याय। और लोग कहते हैं, जहां गधा ईमानदारी से फैसला करे, वहां इंसान बेईमान बनने से डरता है। बुद्धिमानी जब विनम्रता और ईमानदारी के साथ मिले तो सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। और कभी कभी सबसे सीधी पूंछ वाला भी सबसे टेढ़ी दुनिया को सीधा कर सकता है, अगर उसके साथ हो एक मुल्ला जैसा दोस्त। बुखारा के चौराहे पर एक सुबह लोगों ने बेहद अजीब नजारा देखा। बाजार के बीचों बीच एक लाल पीली चादर ओढ़े आदमी, दोनों हाथ कमर पर रखे, गर्दन आगे बढ़ाए, दहाड़ मारकर बांग दे रहा था, कुकड़ूकू कुकड़ूकू। पहले तो लोगों ने सोचा कोई नौटंकी है, पर जैसे ही उसने चादर उतारी और चेहरा दिखाया, भीड़ में हंगामा मच गया। अरे ये तो मुल्ला नसीरुद्दीन है। एक आदमी हंसते हुए बोला, क्या मुर्गा बन गए हो मुल्ला? दूसरा बोला, आज फिर कोई अजीब प्रयोग चला है क्या? मुल्ला बिना कुछ कहे सीना तान कर बोले, मैं सिर्फ मुर्गा नहीं हूं, मैं इस शहर की आत्मा की आवाज हूं। अब सबका दिमाग घूम गया। आत्मा की आवाज, वो भी एक मुर्गे की? मुल्ला गंभीरता से बोले, अगर तुम लोग मेरी बात समझोगे नहीं तो इस शहर पर भारी संकट आने वाला है। संकट की भविष्यवाणी कुछ दिन पहले ही शहर में एक नया आदमी आया था। नाम था हकीम अबरार उल जाफरी, जो खुद को ज़हन पढ़ने वाला बताता था। हर दिन नए नए दावे करता, मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूं, मैं जानता हूं कौन झूठ बोलता है, मैं बता सकता हूं कि किसके घर कल चोरी होगी। शहर वालों को शुरू में बड़ा मजा आया, लेकिन जल्द ही डर लगने लगा। एक दिन बाजार में हकीम ने आवाज लगाई, सलीम कश्मीरी की बीवी रात को किसी गैर मर्द से मिलने जाती है। लोगों ने ठहाका लगाया, लेकिन सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। एक औरत का सम्मान तार तार हो गया। दूसरे दिन हकीम ने ऐलान किया, वजीर के बेटे की परीक्षा में चोरी पकड़ी जाएगी। वजीर का सिर नीचा हुआ। हर दिन हकीम एक राज खोलता और शहर में एक नया तनाव पैदा हो जाता। मुल्ला का संदेह, मुल्ला को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो सोचने लगे, अगर ये आदमी सच में लोगों का मन पढ़ रहा है तो ये शांति क्यों नहीं फैला रहा? हर राज, हर बात एक बम की तरह फूट रहा है। एक रात वो हकीम के पीछे पीछे गए। हकीम किसी सुनसान गली में एक फकीर से मिल रहा था। तो आज का नाम दो, हकीम बोला। फकीर ने एक कागज पर कुछ लिखा और दिया। हकीम ने पैसों की थैली पकड़ा दी। मुल्ला की आंखें चौंधियां गईं। ओहो, ये मन नहीं पड़ता, बल्कि गुप्तचरों की मदद से लोगों के राज इकट्ठा करता है और फिर उनको तिल का ताड़ बनाकर पेश करता है।
मुर्गा योजना का जन्म अगली सुबह मुल्ला एक मुर्गे की तरह सड़क पर आ गए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे ध्यान खींचने लगा। क्यों बना है तू मुर्गा मुल्ला? मुल्ला बोले, क्योंकि अब बांग देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। जब भी धोखा होगा मैं कुकड़ुकू करूंगा। लोगों ने फिर ठहाका लगाया, पर मुल्ला को पता था वक्त आने पर सब समझेंगे। हकीम का अगला शिकार हकीम ने अगली सभा में ऐलान किया। इस बार शहर का सबसे इज्जतदार आदमी, हमारा मजहबी इमाम, चोरी के इल्जाम में फंसने वाला है। भीड़ में सनसनी फैल गई। इमाम साहब तो जैसे जमीन में गड़ गए। तभी भीड़ से एक आवाज आई, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। सभी पलटे। मुल्ला मुर्गा बने खड़े थे। हकीम बोला, यह क्या बदतमीजी है? मुल्ला बोले, जब मुर्गा बांग देता है मतलब सवेरा होने वाला है, सच सामने आने वाला है। हकीम गुस्से में चिल्लाया, मैं जानता हूं तुझे मेरी सच्चाई से जलन है। मुल्ला हंस पड़े, तो चलो एक खेल खेलते हैं। तू कहता है तू लोगों का मन पढ़ सकता है, तो फिर पढ़ो मेरे दिल में क्या है अभी। हकीम थोड़ा झिझका, अगर बता दिया तो मान लेंगे तू सच में महान है। हकीम ने आंखें बंद की और कहा, तू मेरे खिलाफ षड्यंत्र सोच रहा है। मुल्ला ताली बजाकर बोले, गलत, मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही बात है, भुना हुआ मुर्गा गरम मसाले के साथ। भीड़ हंसी से लोटपोट। चालबाजी का पर्दाफाश अगले ही दिन मुल्ला ने शहर के कुछ तेज तर्रार लड़कों को बुलाया और योजना बनाई। एक लड़का जावेद अगले दिन हकीम के पास गया और कहा, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती, कोई मंत्र दीजिए ताकि वो मुझे दोबारा चाहे। हकीम ने तुरंत कहा, तुम्हारी बीवी का नाम जरीना है, वो आज रात अपने मायके जा रही है। जावेद रोते हुए भाग गया, पर हकीम को नहीं पता था कि जावेद की बीवी का नाम लैला आरिला है और वो अपने मायके 3 महीने पहले बन जा चुकी है। बुखारा में गड़बड़ 3 और मामले इसी तरह उजागर किए गए और हर बार मुल्ला कुकड़ुकू करते हुए आते और हकीम को चुनौती देते। आखिरकार शहर के काजी ने सभा बुलाई। मुल्ला बोले, हुजूर, ये आदमी किसी जादूगर या पीर का वारिस नहीं, ये एक गिरोह से जुड़ा है जो लोगों की बातें उनके घरों के नौकरों से, फकीरों से और मस्जिद के बाहर बैठे भिखारियों से सुनता है, फिर उसमें मिर्च मसाला डालकर भविष्यवाणी करता है। कहाजी ने पूछा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुल्ला मुस्कुराए, सबूत अभी दिखाता हूं। मुल्ला ने जेब से एक कागज निकाला, हकीम के घर से मिला, जिसमें 20 लोगों के नाम, उनके राज और गली मोहल्ले के फकीरों के नाम दर्ज थे। भीड़ भौचक्क। हकीम भागने लगा, लेकिन हबीब, मुल्ला का गधा, पहले से दरवाजे पर था। हबीब ने एक जोरदार लात मारी, हकीम धड़ाम से गिरा। मामला गरम। अब हकीम के गिरोह की तलाश शुरू हुई, लेकिन उनमें से कुछ पहले ही भाग चुके थे। मुल्ला ने सुझाव दिया, ऐसे झूठे जहन पढ़ने वालों से बचने के लिए शहर में हर हफ्ते एक सच्चाई सभा हो, जहां हर कोई खुलकर बोले और सब एक दूसरे को समझें। काजी साहब ने हामी भर दी। अब बुखारा में मुर्गा सभा होती थी, जहां लोग हंसते, बहस करते, पर किसी का राज बिना उसकी इजाजत के सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन एक शाम मुल्ला चुपचाप बैठे थे। फातिमा आई और बोली, तुम बहुत शांत क्यों हो आज? मुल्ला बोले, मुझे डर है। हकीम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि आज सुबह एक आदमी आया था सफेद कपड़ों में और बोला, अब जो मन नहीं पढ़ेगा उसकी आत्मा पढ़ी जाएगी। फातिमा चौंक गई। मतलब? मुल्ला ने धीरे से कहा, मतलब अगला खेल अब रूहों का है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने आत्मा पकड़ने वाले का सामना किया। बुखारा शहर में अभी तक जो हुआ था वह लोगों के लिए किसी तमाशे से कम न था। हकीम जाफरी का राज खुलना, उसका गिरोह भागना और मुल्ला नसीरुद्दीन का मुर्गा आंदोलन। लोग अब चैन की सांस लेने ही वाले थे कि एक नई सनसनी ने शहर को फिर हिला दिया। एक सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर एक सफेद लिबास में लिपटा आदमी आया। चेहरे पर झीनी दाढ़ी, आंखों में गहरी चमक और हाथ में एक तांबे की छड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर एक गोल चक्र बनाया, उसमें लाल गुलाब रखा और आंखें बंद कर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी वह बोला, मैं हूं सैयद फैजुल हसन। मैं आत्मा पढ़ता हूं, न मन
न शरीर। मैं तुम्हारे भीतर छिपे डर, पाप और इरादे जानता हूं। लोग हक्के बक्के। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो मेरे दायरे में आते ही बोलने लगता है। शहर फिर भय के साए में आ गया। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही दिन एक धनी व्यापारी जो चोरी छुपे रिश्वत देता था, उसकी दुकान पर फटे कपड़ों में बैठा रो रहा था। उसने मेरी आत्मा में से पाप निकाल दिया और अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, वो कहता रहा। लोगों को यह किसी जादू का असर लगने लगा। मुल्ला की दिलचस्पी और संशय मुल्ला को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले हकीम को देखा था, कैसे चालाकी से लोगों को डराकर अपने जाल में फंसाया गया था। लेकिन यह मामला कुछ अलग था। यह आदमी किसी से कुछ मांगता नहीं था, न दान, न दक्षिणा, न वाहवाही। बस बैठा रहता, किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो भी पास जाता लौटते समय रोता या मुस्कुराता जरूर। या तो यह सच्चा है या सबसे खतरनाक धोखेबाज है, मुल्ला ने कहा। फातिमा बोली, अगर यह आत्मा पढ़ सकता है तो तुम्हें क्या डर है? मुल्ला हंसे, मुझे डर नहीं, पर जिज्ञासा जरूर है। कोई आत्मा पढ़े, यह तो वैसा ही है जैसे गधा उर्दू की गजल गाने लगे। पहली टक्कर मुल्ला दूसरे दिन सीधे सैयद फैजुल हसन के पास पहुंचे। लोग पहले से वहां थे, सबने देखा। जैसे ही मुल्ला चक्र के भीतर गए, सैयद ने आंखें खोली। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम एक विरोधी आत्मा हो। मुल्ला मुस्कुराए। मैं तो विरोध भी मुस्कुरा कर करता हूं साहब। बताइए ना, मेरी आत्मा में क्या देख रहे हैं? सैयद कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, तुम सत्य के रक्षक हो, लेकिन अहंकार तुम्हारी आत्मा के चारों ओर धूंध बनकर बैठा है। भीड़ ओह कहकर रह गई। मुल्ला ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, और उस धुंध में अगर कोई ऊंट बैठा हो तो आप क्या करेंगे? सैयद ने उत्तर नहीं दिया। मुल्ला ने सिर झुकाया। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक मेरी आत्मा को थोड़ा वक्त दीजिए, वो खुद को सजाएगी। साजिश की बू मुल्ला के अंदर का जासूस फिर जाग उठा। यह आदमी चुपचाप बैठा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे लोगों पर हो रहा है। कोई दुखों से मुक्ति पा रहा है, कोई डर से और भी गहरे जा रहा है। यह खेल मनोविज्ञान का है, लेकिन हेर फेर कहां है? तभी उन्हें खबर मिली, शहर के एक गुप्त कोठरी में रात में कुछ अजीब अनुष्ठान हो रहे हैं। जिन लोगों की आत्मा शुद्ध हो चुकी है, वे रोज रात उस कोठरी में जा रहे हैं और लौटते समय उनका चेहरा जैसे किसी नींद में डूबा हो। एक साहसी योजना मुल्ला ने अपने पुराने मित्र हबीब गधा की मदद ली। हबीब के ऊपर एक संदूक बांधकर उन्होंने उसके अंदर एक छोटा आदमी छिपाया, शाहिद, जो नगर का सबसे चालाक लड़का था। तू उस कोठरी में जा और देख कि क्या हो रहा है, लेकिन याद रख, आवाज मत करना। वहां आत्मा नहीं, इंसान पकड़े जाते हैं। शाहिद कोठरी में गया और जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। रहस्य का खुलासा कोठरी में एक गुप्त समूह था जो कहता था, हम वही बनेंगे जो सैयद फैजुल हसन बताएगा। हमारी आत्मा अब उसकी है। अब हम सोचेंगे नहीं, बस चलेंगे उसी दिशा में जो वो कहे। और फिर एक नक्शा निकला। बुखारा के 4 कोने चिन्हित थे और हर कोने पर एक धनी परिवार का घर। इन घरों की संपत्ति अब हमारे हैं, आत्माओं को मुक्त करने का मूल्य है। शाहिद ने सब सुना और अगली सुबह मुल्ला को बताया। अंतिम चाल मुल्ला ने सभा बुलाई। लोग जमा हुए, सैयद भी आया और मुल्ला ने सबके सामने पूछा, अगर आत्मा से बड़ा कुछ नहीं तो उसकी आजादी भी सबसे जरूरी होनी चाहिए। सैयद बोला, बिल्कुल। तो फिर क्यों लोग रात में तुम्हारी कोठरी में कैद हो जाते हैं? क्यों उन्हें आदेश दिए जाते हैं? क्यों उनके घर लूटने की योजना बनती है? भीड़ सन्न। मुल्ला ने शाहिद को बुलाया, जिसने सब बताया। फिर गधे हबीब की पीठ से वो नक्शा निकाला गया जिस पर सैयद की पूरी योजना दर्ज थी। लोगों की आंखें खुल गईं। सैयद कुछ बोलने ही वाला था कि हबीब ने फिर एक जोरदार लात मारी। सैयद धड़ाम से गिरा और साथ में गिरी उसकी तांबे की छड़ी, जो अंदर से खोखली निकली, जिसमें चरस और धूप का मिश्रण था, जिससे वह आत्मा शुद्धि की धुआंधार सभाएं करता था। समापन सैयद को शहर से निकाला गया। उसके अनुयायी लौट आए अपने होश में। काजी ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर शहर को बचाया। मुल्ला बोले, कभी कभी आत्मा की सफाई नहीं, दिमाग की झाड़ू जरूरी होती है।
भीड़ हंसी से गूंज उठी। गधा हबीब सबसे आगे चल रहा था, जैसे कह रहा हो, हर चाल में मेरा भी हाथ होता है। जो लोग आत्मा के नाम पर तुम्हारा दिमाग पढ़ने आए, उनसे पहले अपना होश पढ़ लेना ज्यादा समझदारी है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने तोते वाले जादूगर की अक्ल ठिकाने लगाई, शहर के बीचों बीच एक नया तमाशा शुरू हुआ था। एक जादूगर का तमाशा। लंबा चौड़ा मंच, झिलमिल करते पर्दे और एक रंग बिरंगा तोता जो हर जादू की शुरुआत में चमत्कार चमत्कार चिल्लाता था। पूरे शहर में उस जादूगर की धूम थी। लोग कहते थे कि वह तोता कोई मामूली पक्षी नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्यों का पिटारा है। हर शाम जब जादूगर मंच पर आता, तोता उसके कंधे पर बैठकर भविष्यवाणी करता, सवालों के जवाब देता और यहां तक कि लोगों की चोरी हुई चीजों का भी सुराग बताता। और जादूगर, वह तो हर बार लोगों को चौंका देता। कभी हवा में उड़ता, कभी लोगों की घड़ी उनके जूते से निकालता। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब इस तमाशे की खबर मिली तो उन्होंने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, तोता है या तंत्र का ठग? और अपने गधे हबीब की पीठ थपथपा कर बोले, चलो जरा हम भी तमाशा देखें। अगर यह सच में चमत्कारी है तो मैं अपनी पगड़ी खा लूंगा। शाम को जब मुल्ला तमाशे में पहुंचे तो जादूगर अपने पूरे जलवे में था। मंच पर चटख रंगों की रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ का जोश। तोता अपने सोने के पिंजरे में बैठा बोल रहा था, आज जो सवाल पूछेगा उसे जवाब मिलेगा। मुल्ला ने एक कोने में खड़े होकर तमाशा देखा, सिर खुजलाया और बोले, हमसे रहा नहीं जा रहा, अब इस खेल का मजा लेंगे। जादूगर ने लोगों को आमंत्रित किया, जिसे अपनी किस्मत जाननी है वह तोते से सवाल करे। हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस 5 अशर्फियां चढ़ानी होंगी। एक औरत ने पूछा, मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया, कहां मिलेगा? तोता तुरंत बोला, बाएं हाथ वाले पड़ोसी की रसोई के पीछे। भीड़ में हल्ला मच गया, क्योंकि पड़ोसी की शक्ल भी वैसी ही थी जैसी तोते ने बताई थी। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और बोले, तोता है या पुलिस इंस्पेक्टर? फिर उन्होंने अपनी चाल चली। मुल्ला मंच के पास गए और बोले, हे महान जादूगर, मेरा एक सवाल है, लेकिन अशर्फियां नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा तोता जवाब दे पाया तो मैं उसे इनाम दूंगा, वरना तोता रहेगा मेरे साथ। तोता फड़फड़ाया और बोला, पूछो अपना सवाल। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बताओ मेरे गधे हबीब ने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सन्नाटा छा गया। तोता चुप। जादूगर झेंप गया। मुल्ला ने टोका, क्या हुआ? नाश्ते की जानकारी नहीं, क्या ज्ञान का पिटारा खामोश हो गया? तोता चिचियाया, घास। मुल्ला ने ठहाका लगाया, गलत, उसने आज चने खाए थे, वो भी घी में भुने हुए, और ऊपर से एक नींबू चूसा। अब तोता हमारा हुआ। भीड़ हंस पड़ी। जादूगर ने घबराकर कहा, यह तो मजाक है, ऐसा सवाल तोता कैसे जाने? मुल्ला बोले, तो फिर यह तमाशा भी मजाक ही हुआ। जादूगर ने चिढ़कर कहा, ठीक है, एक और सवाल पूछ लो, अगर जवाब नहीं आया तो मैं मंच छोड़ दूंगा। मुल्ला ने आंख मिचका कर कहा, सवाल तो अब आएगा, बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? तोता बौखला गया। 1000 नहीं, 10,000 या शायद 50। मुल्ला ने कहा, गलत जवाब, और अब गिनकर दिखाओ। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। जादूगर गुस्से से तमतमा गया, पर कुछ कह नहीं सका। मुल्ला ने मंच पर जाकर तोते को देखा, फिर धीरे से उसकी ओर झुके और बोले, इतना बड़ा ढोंग मत कर बेटा, तुझसे ज्यादा होशियार तो मेरी मिर्ची चबाने वाली बकरी है। तोता चुप। पहली बार। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अगली सुबह जादूगर ने ऐलान किया, कल रात मेरे तोते को चुराने की कोशिश की गई। कोई है जो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन अब मेरे पास नया जादू है। जो भी मेरे मंच पर आएगा उसका राज सबके सामने खोल दूंगा। मुल्ला को जैसे चैलेंज मिल गया हो। अगली शाम मुल्ला फिर मंच पर पहुंचे, इस बार गधे हबीब के साथ नहीं, बल्कि एक पिटारे के साथ। मंच पर पहुंचते ही बोले, अगर तुम्हारे पास जादू है तो मेरे इस पिटारे का रहस्य खोलो, बता दो इसमें क्या है। जादूगर मुस्कुराया, तोते को घूरा और बोला, बोलो इस पिटारे में क्या है? तोता बोला, हीरा है, बेशकीमती हीरा। मुल्ला ने तुरंत पिटारा खोला। उसमें एक बकरी निकली, जिसने निकलते ही तोते की तरफ थूका। भीड़ हंसी से पागल हो गई। मुल्ला बोले, यह है मेरी मिर्ची चबाने वाली बकरी। और तोता साहब, अब तुम तय करो किसे मंच से निकालना चाहिए। जादूगर शर्मिंदा। तोता गूंगा।
और मुल्ला की चालाकी सबके सामने। तोते की वापसी और मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे खतरनाक चाल। तोते की बेइज्जती और जादूगर की हार शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। हर नुक्कड़, हर चाय खाने पर लोग उसी घटना का जिक्र करते। क्या चाल चली थी मुल्ला ने, और वो बकरी, वाह क्या एंट्री मारी। जादूगर तोते समेत गुमसुम बैठा रह गया, पर जादूगर ने हार नहीं मानी। 3 दिन तक उसने तमाशा नहीं किया। चौथे दिन शहर के बीचों बीच उसने नया पोस्टर लगवाया। अब होगा असली तमाशा, नसीरुद्दीन के रहस्यों का खुलासा, सिर्फ आज शाम। पोस्टर में एक लाल सर्कल में मुल्ला की तस्वीर बनाई गई थी और नीचे लिखा था, क्या नसीरुद्दीन वाकई बुद्धिमान है या बस चालाक ठग। बात सीधे सीधे मुल्ला को ललकारने वाली थी। जब मुल्ला ने पोस्टर देखा तो वे मुस्कुराए, मूंछों पर ताव दिया और बोले, तोते को नहीं, अब जादूगर को पिंजरे में डालने का समय आ गया है। शाम हुई, पूरा शहर फिर जमा हो गया। मंच पर जादूगर पूरी सज धज में था। उसके पास एक नया बड़ा पिंजरा था, काले कपड़े से ढंका हुआ। उसके भीतर कुछ हलचल थी, शायद कोई नया रहस्य। मंच के बीचों बीच जादूगर ने नारा दिया, आज नसीरुद्दीन की सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। उनके गधे, उनके सवाल और उनके जाल, सबका पर्दाफाश होगा। मुल्ला शांतिपूर्वक दर्शकों के बीच बैठे थे, मुंह में मिश्री डालते हुए। जादूगर ने मंच से उन्हें बुलाया, अगर आपके पास सच है तो मंच पर आइए। मुल्ला खड़े हुए, सीधा मंच की ओर बढ़े। दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। जादूगर ने कहा, मुल्ला साहब, इस बार कोई बकरी नहीं, कोई गधा नहीं, बस एक सवाल और जवाब देना होगा। अगर झूठ पकड़ा गया तो आप मंच छोड़ देंगे हमेशा के लिए। मुल्ला बोले, शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारे जवाबों की भी परीक्षा होगी। इस बार मैं सवाल करूंगा और जवाब देगा वो जो तुमने इस पिंजरे में छुपा रखा है। जादूगर के चेहरे पर परेशानी छा गई। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, इस पिंजरे में क्या है किसी को नहीं पता, और यही मेरा सवाल है, क्या तुम जानते हो इसमें क्या है। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जानता हूं, इसमें है सत्य का दर्पण। जो भी इसे देखेगा उसका असली चेहरा और मंशा सामने आ जाएगी। भीड़ में सनसनी फैल गई। मुल्ला बोले, तो फिर सबसे पहले आप ही देखिए, आईना तो पहले जादूगर को देखना चाहिए। जादूगर थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से आगे बढ़ा, कपड़ा हटाया और अंदर झांका। एक पल के लिए वह ठिठका, फिर उसकी आंखें फैल गईं। भीड़ चिल्लाई, क्या देखा आपने। जादूगर ने जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने धीरे से कहा, आपने जो देखा वो मैंने रखवाया था। पिंजरे में कोई दर्पण नहीं, बस एक शरारती तोता है जो सत्य का दर्पण कहकर लोगों की नकल करता है। और अभी उसने आपकी ही आवाज में कहा, मैं झूठा हूं। जादूगर स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने कपड़ा हटाया और भीड़ को तोता दिखाया जो दोहराता जा रहा था, मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं। भीड़ हंसी से गूंज उठी। मुल्ला बोले, सच एक दर्पण नहीं होता जो किसी और को दिखाओ, वह एक आईना है जो पहले खुद को देखना सिखाता है। जादूगर घबराया, पसीना पसीना हुआ और मंच से भाग खड़ा हुआ। तोता वहीं बैठा रहा, अब चुप। मुल्ला ने उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा, अब तू भी थोड़ा सच बोलना सीख ले। हर तमाशा बुद्धिमत्ता से नहीं, सच्चाई से जीता जाता है। भीड़ ने तालियों से आसमान गूंजा दिया। उस दिन से जादूगर और उसका तोता कभी शहर में नहीं दिखे। और मुल्ला, वो फिर एक गली में अपने गधे हबीब के साथ मस्ती से चलते दिखे, कहते हुए, तोते का तमाशा तो बंद हो गया, अब चलो हबीब, तेरे कानों की सफाई करें। कहीं तू भी भविष्य बताने न लग जाए। बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। जो सत्य को आईने की तरह दूसरों को दिखाना चाहता है, उसे पहले खुद उसमें झांकना आना चाहिए। अगली कहानी। जब मुल्ला ने अपनी बीवी के गहने गधे के नाम कर दिए। शहर बुखारा में एक से बढ़कर एक किस्सा गोई होती थी। कभी वजीर के घोड़े की चोरी, तो कभी सूफियों की बहस में बकरियों का जिक्र। लेकिन उस हफ्ते सबसे दिलचस्प बात जो पूरे शहर में गूंज रही थी, वो थी
मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बीवी के गहने गधे के नाम कर दिए। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ यही चर्चा। क्या गहने गधे के नाम? क्या पागलपन है ये? नसीरुद्दीन है, इससे कुछ भी मुमकिन है। अब आप सोचेंगे ये कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां गहनों की बात नहीं बल्कि शिकवे की शुरुआत हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी फातिमा बेहद सजी धजी स्त्री थीं। गहनों का उन्हें शौक था और हर 2 हफ्ते में एक नई चीज की फरमाइश होती थी। इस बार हरे पत्थर वाली नथ, अगली बार मोती जड़े झुमके और फिर सोने की कमरबंद जो जुबैदा की भाभी पहनती है। मुल्ला हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टालते, लेकिन इस बार बात बिगड़ गई थी। फातिमा ने अल्टीमेटम दे दिया, या तो इस महीने गहनों का नया सेट लाओ या मैं अब्बू के घर चली जाऊंगी। मुल्ला ने गहराई से सोचा, दाढ़ी खुजाई, गधे हबीब की तरफ देखा जो पास बैठा खा रहा था और बोले, तू ही बता हबीब, गहनों से झगड़ा कैसे मिटे? हबीब ने मुंडी हिलाई। वो हमेशा हिलाता था, बात समझे या न समझे। लेकिन उस दिन मुल्ला के दिमाग में बिजली कड़क गई। उन्होंने उछलकर कहा, समाधान मिल गया, गहने भी रहेंगे, शांति भी बनी रहेगी और गधा भी खुश रहेगा। फातिमा को तो गहनों की दरकार थी, सो मुल्ला अगले ही दिन शहर के सुनार के पास पहुंचे। एक शानदार सेठ बनाइए, सोने का हार, झुमके, नथ, बाजूबंद, कमरबंद, सब कुछ। सुनार ने चौंक कर पूछा, किसके लिए बनवाना है हजरत? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मेरे गधे हबीब के लिए। सुनार की आंखें फैल गईं। क्या गधे के लिए? हां, मुल्ला बोले, अब वो सिर्फ सवारी का साधन नहीं, परिवार का हिस्सा है, जो खाने में शामिल हो, घूमने में साथ हो और झगड़ों के बीच सलाह दे। वो वारिस न हुआ तो क्या हुआ? सुनार को लगा शायद गर्मी ज्यादा चढ़ गई है, लेकिन अशरफियां असली थीं, सो बात बन गई। 3 दिन बाद पूरा सेट तैयार था, झिलमिल करता, चमचमाता, जैसा कोई नवाब की बेगम भी देखे तो जल जाए। मुल्ला ने गहने उठाए, गधे को अच्छे से नहलाया, उस पर इत्र छिड़का, गहने पहनाए और शहर में जुलूस की तरह निकल पड़े। लोगों की आंखें फटी की फटी। ये क्या है? मुल्ला का गधा गहनों से लदा हुआ? कहीं शादी तो नहीं करवा रहे गधे की? मुल्ला पूरे आत्मविश्वास से बोले, आज से ये गहने इसके नाम, और हां, कोई सवाल न करे, ये पारिवारिक निर्णय है। शाम होते ही बात फातिमा तक पहुंची। वो तमतमाती हुई दौड़ती आईं। तुमने मेरे गहने गधे को पहना दिए? मुल्ला बोले, नहीं, तुम्हारे गहने नहीं, तुम्हारे गहनों का नया संस्करण। अब ये गहने हबीब के नाम हैं। जब तुम नाराज होकर अब्बू के घर चली जाओ तब गहने सुरक्षित रहें, क्योंकि गधे को कोई तलाक नहीं देता। फातिमा भौंचक, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मुल्ला गंभीरता से बोले, तुमने ही तो कहा था गहने तुम्हारे हैं, कोई छुए तो देख लेना। तो मैंने सोचा कोई न छुए तो इन्हें उस पर डाल दूं जो इन्हें पहनकर भी कुछ नहीं बोलेगा। भीड़ ठहाके मार रही थी, लेकिन फातिमा खामोश। अगले दिन मामला कहाजी तक पहुंच गया। कहाजी ने माथा पकड़ लिया। यह कैसी हरकत है मुल्ला? हुजूर, मुल्ला बोले, मैंने बीवी से वादा किया था कि गहने लाऊंगा। लाया? उसने यह नहीं कहा था कि किसे पहनाऊंगा। काजी भौचक्का। भीड़ में लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। काजी ने कहा, पर अब इन गहनों का क्या? मुल्ला ने तुरंत कागज निकाला। यह रहा दस्तावेज। मैं नसीरुद्दीन इन गहनों को अपने गधे हबीब के नाम करता हूं, परंतु जब भी वह स्वेच्छा से इन्हें किसी महिला को उपहार देना चाहे तो उसे पूरा अधिकार है। काजी ने हैरानी से पूछा, और गधा कैसे तय करेगा? मुल्ला बोले, जो उसे सबसे ज्यादा हरा धनिया खिलाएगा वही जीतेगा उसका दिल। गधा बहुत भावुक है। अब पूरा शहर हंसी से गूंज गया। फातिमा ने सिर पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूं, अब इस गहनों के तमाशे को खत्म करो। मुल्ला मुस्कुराए, बस यही तो चाहता था, तुम मन से मानो और कोई गहना तुम्हें दुखी न करे।
गहने वापस आए। गधे ने चैन की सांस ली। पर कहानी यहीं नहीं खत्म होती। 3 दिन बाद शहर में एक चिट्ठी बांटी गई। हबीब अब अपनी विरासत को लेकर न्यायालय जा रहा है। उसे लगता है कि वो सिर्फ सवारी नहीं, उत्तराधिकारी है। मुल्ला ने चिट्ठी पढ़ी, गधे को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, लगता है अब अगला झगड़ा अदालत में होगा और मेरा वकील भी गधा ही होगा। जब गधे ने अदालत में मुल्ला के खिलाफ केस कर दिया, बुखारा की अदालत में उस सुबह कुछ अजीब सा माहौल था। आमतौर पर वहां चोरी झपट, जमीन जायदाद, झगड़े फसाद के मामले सुने जाते थे, पर आज मामला था गधे की विरासत का। हां, आपने सही सुना। मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे हबीब की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि मुल्ला ने गहनों का कानूनी हस्तांतरण उसके नाम किया है, अब वह गधा न सिर्फ वारिस है, बल्कि उसे अपनी संपत्ति की रक्षा और सम्मान का भी अधिकार है। काजी साहब गुस्से और उलझन में चिल्लाए, ये अदालत है या कोई तमाशा? गधा अब याचिका दायर करेगा। एक तरफ मुल्ला खड़े थे, दूसरी ओर एक लड़का हबीब को नहलाकर सजाकर अदालत में घुसेड़ रहा था। गले में पटका, पीठ पर दस्तावेज का थैला और मुंह में हरी धनिये की टहनी। हबीब वाकई किसी नवाब से कम नहीं लग रहा था। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, यह कोई मजाक नहीं। जब मालिक नाम करता है तो जानवर भी मालिकाना हक रखता है। यह तो शरीयत का भी हिस्सा है। अमानत का हक उसके असली वारिस को मिलना चाहिए। काजी भौचक्क। उन्होंने सोचा कि अब यह मामला कैसे सुलझाया जाए। तभी शहर का मशहूर वकील हुसैन मियां आगे बढ़ा और बोला, मैं हबीब की तरफ से वकालत करता हूं। गधे की तरफ से? काजी गरजे। हुसैन मियां बोले, मुल्ला ने बाकायदा दस्तावेज में लिखा है कि ये गहने हबीब के हैं। अब जब गहनों की मालकिन बनने की होड़ बीवी और बकरी के बीच लग चुकी है, तो न्यायालय ही फैसला करेगा। भीड़ ठहाकों में डूब चुकी थी। अदालत की दीवारों ने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था। मुल्ला ने तर्क रखा, मैंने गहने इसलिए गधे के नाम किए ताकि कोई न कहे कि गहने छीन लिए। पर अब जब सब कह रहे हैं कि हबीब का हक है, तो मैं उससे ही पूछूंगा कि वो किसे ये गहने देना चाहता है। सवाल यह उठता था, गधा कैसे बताएगा? मुल्ला ने योजना पहले ही बना ली थी। उन्होंने 2 थाल मंगवाए, एक में हरा धनिया और फातिमा की तस्वीर, दूसरे में वही धनिया और उनकी बकरी फुली की तस्वीर। जिसे हबीब चुन ले वही गहनों का असली हकदार। हबीब थालों के पास लाया गया। सबकी निगाहें उस पर थीं। पहले वह दोनों थालों को सूंघा, फिर अचानक उसने बकरी की तस्वीर वाला धनिया चुना। भीड़ में सनसनी। फातिमा तो खड़ी की खड़ी रह गईं। मुल्ला मुस्कुराए, देखा, गधा भी जानता है कि शांत जीवन में गहनों से ज्यादा घास का महत्व है। फातिमा गुस्से में तमतमाकर चिल्लाईं, तुम मुझे बकरी से हार दिलवा रहे हो? मुल्ला शांति से बोले, हार नहीं, सम्मान दिला रहा हूं। अब अगर तुम चाहो तो गहनों की असली मालकिन बन सकती हो, लेकिन शर्त एक है। क्या? उसने झल्लाकर पूछा। तुम्हें हबीब को रोजाना प्यार से हरा धनिया खिलाना होगा, उसके कान नहीं खींचोगी, और सबसे जरूरी बात, गहनों को जिम्मेदारी समझोगी, गुस्से का हथियार नहीं बनाओगी। फातिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, गहने भी चाहिए और गधा भी, आखिर वो मेरा हबीब है। मुल्ला ने ताली बजाई। बस यही तो समझाना था, रिश्ते गहनों से नहीं भरोसे से चमकते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, गहने फातिमा को सौंपे जाएंगे, बशर्ते वे हबीब की देखभाल करें और किसी भी हाल में हबीब की इच्छा का अपमान न करें। हबीब की पीठ थपथपाई गई। गहने वापस फातिमा के पास पहुंचे। बकरी फुली को भी एक बड़ा हरा धनिया का गुच्छा इनाम में मिला। मुल्ला और फातिमा दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले और हबीब
गर्व से चलते हुए सबसे आगे। संपत्ति का मूल्य तब तक नहीं जब तक उसमें रिश्ते की समझ न हो, और कभी कभी एक गधा भी वह सिखा सकता है जो इंसान नहीं समझा पाते: सहनशीलता, संतुलन और सम्मान। अगली कहानी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनाज मंडी में तहलका मचा दिया। शहर का सबसे चहल पहल वाला इलाका था अनाज मंडी। सुबह होते ही हर दिशा से बैलगाड़ियां, ऊंट गाड़ियां और सैकड़ों व्यापारियों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती। चना, गेहूं, मसाले, कपड़ा, जो जो चीज सोची जा सके वहां बिकती थी। और इसी मंडी में एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सारा शहर हिल गया, और उस उथल पुथल के केंद्र में था मुल्ला नसीरुद्दीन। शुरुआत कुछ ऐसी हुई। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपनी गधे हबीब के साथ मंडी पहुंचे। उनकी दाढ़ी बिखरी थी, पगड़ी थोड़ी टेढ़ी, और चेहरे पर वही पुरानी मासूम लेकिन चालाक मुस्कान। हाथ में एक छोटी थैली थी जिसमें बस कुछ सिक्के खनखनाते थे। हबीब, मुल्ला ने गधे से कहा, आज कुछ अलग करना है। इतने दिनों से मंडी में वही बिकता आ रहा है, चना, मसाला, झूठ और दिखावा। आज हम बेचेंगे समझदारी। गधा आंखें झपका कर रह गया। मंडी में नई दुकान मुल्ला ने बीच मंडी में एक कम्मा में चटाई बिछाई। उसके ऊपर लकड़ी की डिब्बी रखी जिसमें एक पुराना आईना था, एक नीली किताब और 3 अखरोट। ऊपर एक बोर्ड टांग दिया, असली समझदारी, एक तांबे का सिक्का। पास खड़े एक व्यापारी ने पूछा, मुल्ला, यह क्या तमाशा है? मुल्ला बोले, तमाशा नहीं, व्यापार है। तुम लोग गेहूं बेचते हो, मैं बुद्धि बेचता हूं। हंसी की लहर दौड़ गई। पहला ग्राहक एक नौजवान व्यापारी आया। पान चबाते हुए बोला, लो भाई, दे दो एक सिक्के की समझदारी। मुल्ला ने उसे आईना पकड़ा दिया। हर सुबह खुद को देखो, जो झूठ तुम्हारे चेहरे पर दिखे दिन भर मत बोलो, ये रही तुम्हारी पहली समझदारी। भीड़ ठहाका मार के हंसी, लेकिन वो व्यापारी एकदम चुप हो गया और चुपचाप चला गया। एक के बाद एक, फिर तो भीड़ उमड़ पड़ी। एक बूढ़ा बनिया आया, रोज अपने लड़के को कोसता था। मुल्ला ने उसे एक अखरोट देकर कहा, इसका स्वाद चखो, फिर बेटे को गाली देना। जितनी कड़वाहट इसमें है उससे कम हो तो चुप रहना। एक सुहागन आई जो अपने पति पर शक करती थी। मुल्ला ने किताब थमाई, हर उस शब्द को पढ़ो जो विश्वास से जुड़ा है, फिर शक करना। धीरे धीरे मंडी के लोग महसूस करने लगे कि इन बातों में कुछ असर है, और वो भी एक सिक्के में। मुसीबत की आहट, लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो मंडी के पुराने चालाक व्यापारी जमीला सेठ, मुबारक मियां और फकीर चंद, इन पर पड़ा। तीनों की एक मिली भगत थी। वो दाल में कंकड़ मिलाते, मसालों में धूल और तराजू में लोहे की कीलें। अब जब लोगों में समझदारी आ रही थी तो धंधा मंदा होने लगा। तीनों ने मुल्ला से पूछा, तुम क्या बेच रहे हो? बुद्धि, लेकिन आजकल वो सस्ती मिल रही है, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। और उसका असर? भूलना नहीं, जब समझदारी सस्ती हो जाए तो बेईमानी महंगी लगने लगती है। तीनों के माथे पर पसीना आ गया। एक खतरनाक योजना तीनों ने योजना बनाई। अगर मुल्ला की दुकान बंद हो गई तो हमारा धंधा फिर से चमकेगा। तो एक दिन सुबह जब मंडी खुली, मुल्ला की चटाई गायब थी, आईना टूट चुका था, किताब जला दी गई थी और अखरोट को तोते खा गए थे। जनता का रोष लोगों को जब पता चला तो अफरा तफरी मच गई। एक औरत चिल्लाई, मैंने अपने बेटे को पहली बार गले लगाया था उस समझदारी की वजह से। एक बूढ़ा किसान बोला, मैंने पहली बार बिना गाली दिए व्यापार किया। अब सबने मांग की, मुल्ला वापस लाओ, समझदारी वापस लाओ। मुल्ला की वापसी 3 दिन बाद एक ऊंट गाड़ी मंडी में आई। ऊपर एक बड़ा डिब्बा था जिस पर लिखा था, बुद्धि अब थोक में मिलेगी। मुल्ला गाड़ी से उतरे, पगड़ी चमचमाती, हाथ में तख्ती, 3 सिक्के में 3 सलाह, और मुफ्त में बेनकाब करेंगे बेईमानों को।
लोग दौड़ पड़े। बेनकाब करने का खेल मुल्ला ने एक नया खेल शुरू किया। जिसको शक हो कि उसे ठगा गया है वो आओ और हम बताएंगे किसने ठगा। लोग आने लगे, नाम बताने लगे और मुल्ला आंखें बंद करके बोलने लगे, तुम्हारे मसाले में घी की खुशबू नहीं क्योंकि उसमें घी नहीं, मुबारक मियां की दुकान से लिया। तुम्हारे गेहूं में कंकड़ ज्यादा दाने कम, फकीर चंद के तराजू से। सब चौंक गए। मुल्ला कैसे जानता है? मुल्ला की चाल दरअसल जब मंडी में हड़कंप मचा था, मुल्ला ने हबीब को व्यापारियों की दुकानों पर भेजा था। उसकी पीठ पर छोटा सा झोला था जिसमें वो हर दुकान से एक छोटा सैंपल लाता। मुल्ला ने वो सब इकट्ठा कर 3 दिन में जांच की, कंकड़ तौले, मसाले छाने, तेल चखा और अब वो हर ग्राहक को बताए जा रहे थे तथ्यों के आधार पर, लेकिन आवाज ऐसी जैसे आसमान से सूचना आई हो। झटका और पलटवार तीनों व्यापारियों की दुकान खाली होने लगी। जनता का भरोसा डगमगाने लगा। तब उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई। शहर के काजी साहब के पास जाकर बोले, मुल्ला झूठे हैं, वो गधे के जरिए दुकान चलाते हैं। उनकी सलाह में तर्क नहीं, तमाशा है, उन्हें रोका जाए। काजी ने बुलावा भेजा। काजी के सामने न्याय मुल्ला काजी साहब के सामने पहुंचे, गधे के साथ। काजी ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम लोगों को सलाह देते हो बिना किसी प्रमाण के? मुल्ला बोले, सिर्फ सलाह ही नहीं, प्रमाण भी है, लेकिन प्रमाण आवाज नहीं करता, समझदार समझ लेते हैं। फिर भी कोई ठोस आधार? मुल्ला ने हबीब के झोले से सैंपल निकाले, हर सामान के साथ दुकानदार का नाम। ये देखिए, ये व्यापारियों की ईमानदारी का प्रमाण है। काजी बोले, तुम्हारी समझदारी मंडी से ज्यादा अदालत में काम आ सकती है। मुल्ला की प्रतिक्रिया, मुल्ला बोले, मंडी में हर चीज तौल कर बिकती है, सिर्फ समझदारी नहीं, और जब तक वो बिकती रहेगी लोग धोखा खाते रहेंगे। मैंने बेईमानी को तौला और जवाब दिया। अब आप कहिए, क्या वो अपराध है? भीड़ ताली बजाने लगी और फिर अब शहर के चारों तरफ सिर्फ एक नारा गूंजता था, जिसे चाहिए समझदारी वो मुल्ला की दुकान पर आए। और तीनों व्यापारी अब दिन भर चुपचाप मुल्ला के पास बैठते, हर ग्राहक से कहते, पहले ये सुन लो फिर हमारे पास आना। गधे हबीब की पीठ पर अब आईना भी था, किताब भी और अखरोटों की थैली भी। जब मुल्ला ने मंडी के 3 सबसे चालाक व्यापारियों को बना दिया अपना ग्राहक और गधे को बना दिया अब शहर की मंडी में जो नजारा था वह किसी तमाशे से कम नहीं था। एक और 3 बड़े व्यापारी, मुबारक मियां, जमीला सेठ और फकीर चंद, जो कभी मंडी के बादशाह माने जाते थे, अब मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान के सामने चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते थे। हर आने जाने वाले से कहते, पहले समझदारी खरीदो फिर माल खरीदना। और दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे हबीब के साथ, जिसे अब सब मुख्य सलाह अधिकारी यानी सीईओ कहते थे, बड़ी शान से बैठा लोगों को समझदारी बेच रहा था। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गधे की तरक्की और जनता की हैरानी। मुल्ला ने एक दिन मंडी के बीचों बीच एक छोटी सी कुर्सी रखी, उस पर बिठाया हबीब को। चारों ओर माला डाल दी गई और एक कागज टांगा गया, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ओंतवा, गधा, हबीब बाबा। लोग हंसी से लोटपोट हो गए, पर अगले ही पल मुल्ला ने ऐलान कर दिया, आज से मंडी में हर शिकायत, हर फरेब, हर चालबाजी की सुनवाई हबीब के दरबार में होगी। जो बेईमानी करे उसकी सजा तय करेगा, गधा। लोगों को लगा ये नया मजाक है, पर 2 ही दिन में सबकी बोलती बंद हो गई। पहला केस, वजन में धांधली एक महिला किसान सुमित्रा आई। उसकी शिकायत थी कि मुबारक मियां ने उसे 2 किलो के बदले 1.25 किलो ही गेहूं दिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, चलो चलो सीईओ के पास। हबीब को बिस्किट खिलाए गए, फिर उसकी पूंछ में एक रिबन बांधा गया और कहा गया, अगर हबीब ने पूंछ दाईं तरफ हिलाई तो मुबारक मियां दोषी, अगर बाईं तरफ तो निर्दोष।
हबीब ने पूंछ पहले सीधी रखी, सब सन्न। फिर एक जोर की हिचकी आई और पूंछ दाईं तरफ। लोग चिल्लाए, मुबारक मियां दोषी। मुल्ला बोले, तो लो, अब मुबारक मियां को सजा। हर ग्राहक को 1 किलो मुफ्त गेहूं देना होगा और हर मुफ्त पैकेट पर लिखा होगा सीईओ द्वारा अनुमोदित। व्यापारियों की समझदारी में बदलाव। पहले तो मुबारक मियां, जमीला सेठ और फकीर चंद इस नाटक से चिढ़े हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि लोग अब उनकी दुकान पर हबीब का सर्टिफिकेट देखकर आ रहे हैं, तब उन्होंने दिमाग बदला। अब उन्होंने मुल्ला से सलाह लेनी शुरू की। मुल्ला साहब, अब हम भी समझदारी बेचना चाहते हैं। मुल्ला बोले, बेचो, लेकिन शर्तें हैं। क्या शर्तें? हर ग्राहक को एक सवाल पूछो, तुम्हें जो चाहिए वो दाम में सस्ता चाहिए या दिमाग में? अगर वह दिमाग कहे तो पहले मेरी दुकान भेजो, फिर माल दो। अगर दाम कहे तो खुद तय करो कि बेईमानी करनी है या नहीं। तीनों बोले, बात तो गहरी है। मंडी का कायाकल्प अब मंडी बदली बदली सी लगने लगी। हर दुकान पर हबीब का फोटो टंगा था। नीचे लिखा था, इस दुकान को गधे ने प्रमाणित किया है, इसलिए यहां बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। हबीब अब रोज सैर पर निकलता, दुकानों का निरीक्षण करता और कभी कभी किसी दुकानदार के तंबाकू के डब्बे पर थूक देता। लोग समझ जाते दुकान का माल खराब है। एक दिन मुल्ला ने हबीब के लिए एक छोटा सा छाता भी बनवाया। अब ये वीआईपी है, धूप में नहीं निकलेगा। अचानक हुआ कुछ चौंकाने वाला। एक दोपहर, जब मंडी में सब कुछ सामान्य था, एक नई दुकान खुली, बड़ी सी, चमचमाती। अंदर एक नवाब जैसे सज धज वाला आदमी बैठा था। बोर्ड पर लिखा था, हमसे लो सलाह, मुल्ला से 2 गुनी कीमत पर लेकिन 3 गुना स्वाद। नाम था समझदारी एक्सप्रेस। तेज, चमकदार, असरदार। लोग खींचने लगे। पहले दिन ही 10 ग्राहक वहां चले गए। मुल्ला मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। हबीब भी सिर हिलाता रहा। झूठ की चमक और सच्चाई की ठोकर। नई दुकान वाला, जिसका नाम था नवाब सलीम, एक चालाक व्यापारी था। उसने ढोंगी सलाहों के बड़े बड़े पोस्टर बनवाए। अपने दुश्मन से कैसे बचें, 5 सिक्कों में। पड़ोसी की आंखों में जलन कैसे जगाएं, सिर्फ 7 सिक्के में। बिना मेहनत के अमीर बनने की 3 तरकीबें, मुफ्त सुझाव। लोगों को मजा आया, हंसी भी आई। लेकिन कुछ ही दिनों में असर उलटा पड़ने लगा। एक आदमी जिसने दुश्मन से बचने की सलाह ली थी, गलती से अपने साले से लड़ बैठा। एक महिला जिसने जलन जगाने की तरकीब अपनाई, खुद तलाक की दहलीज पर पहुंच गई। और जो अमीर बनने के सपने ले रहे थे, उनके सिक्के पहले ही फिसल चुके थे। मुल्ला का आखिरी वार। अब मुल्ला ने आखिरी चाल चली। उसने मंडी के बीचों बीच एक मंच बनवाया। आमंत्रण दिया गया, आज रात मंडी का सबसे बड़ा मुकाबला, समझदारी बनाम चालाकी। नवाब सलीम भी आया, अपनी तमाम चकाचौंध के साथ। मुल्ला ने सिर्फ एक बात कही, समझदारी वो नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर करे, समझदारी वो है जो तुम्हें खुद से मिलने दे। अब जनता तय करे किसकी सलाह में दिल है और किसकी में दिखावा। हबीब ने मंच पर आकर पूंछ घुमाई और चुपचाप नवाब सलीम की ओर मुंह फेर लिया। भीड़ चिल्लाई, समझदारी जीत गई। अंतिम दृश्य, नवाब सलीम ने दुकान बंद की और शहर छोड़ दिया। मुबारक मियां, फकीर चंद और जमीला सेठ अब मुल्ला के सच्चे शागिर्द बन गए। मंडी में अब एक नया नियम था, हर सौदे से पहले एक सलाह जरूर